आदाब। नमस्कार। मैं हूं मलिक असगर हाशमी और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। आज हमारे साथ हैं शम्स आलम साहब, जो पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पर इनके कारनामे बहुत बड़े हैं। एक बार मैं पूरी तरह से इनका तारुफ करा दूं कि ये मधुबनी बिहार के हैं और पैरालंपिक में बिहार के नहीं बल्कि देश के चमकते सितारे हैं। और एशिया में इनका जो रैंक है वो पांचवा है और वर्ल्ड में 18 है। पैरालंपिक स्विमिंग में ये स्विमर हैं। और अभी पीछे पिछले महीने असम में जो नेशनल गेम हुआ था, 22वां जो नेशनल गेम हुआ था स्विमिंग का, उसमें भी इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। और ये देखिए, इत्तेफाक है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हैं और मैं दर्शकों से इनको रूबरू करा रहा हूं। तो सबसे पहले शम्स आलम साहब, आपका स्वागत है आवाज द वॉइस में। और एक सरसरी नजर हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वो समझ सके कि हम आपसे किस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब और आदाब तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं आवाज़ की माध्यम से। मेरा नाम शम्स आलम है, जिस तरीके से असगर साहब ने बताया अभी। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पैरा तैराकी करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। भारत को मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और अ, पिछले एशियन पैरा गेम्स 2018 में और हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ आने वाले एशियन पैरा गेम्स और पैरालंपिक्स 2024 की। ये मैं बाद में मैं साथियों को बताता चलूं, दर्शकों को बताता चलूं कि ये अभी अहमदाबाद में है और वहाँ वो गांधीनगर में, और वो बाकायदा कैंप कर रहे हैं एशियन गेम्स के, अगले एशियन गेम्स के लिए। मैं सही कह रहा हूँ ना शम्स साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो कैसी तैयारी है? पहले तो मैं यहीं से बात शुरू करूं कि अब आपकी कैसी तैयारी है। हम लोग या देशवासी जो है, किस तरह का मेडल आपके हाथों में देखना चाहेंगे, हम लोग देखना चाहेंगे। बिल्कुल, तैयारी इस बार काफ़ी अच्छी है मेरी। और इसीलिए मैं अभी अपने जो भी मेरा काम होता है, जैसे कि आपने बताया कि पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो उस चीज़ को मैं अभी छोड़ करके पूरी तरीके से अपना पूरा वक़्त खेल में दे रहा हूँ। और प्रशिक्षण ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मेरी कोशिश रहेगी कि भारत के लिए मैं मेडल ला सकूँ आने वाले एशियन पैरा गेम्स में और आने वाले पैरालंपिक गेम्स में। मैं करीब 20 साल पहले, 2 दशक पहले मधुबनी गया था। वो बड़ा पिछड़ा इलाका था और वहां से एक शख्स निकल के आसमान पे चमक रहा हो, तो कितना आसान है या कितनी दिक्कत वाली बात है कि ऐसे छोटे से शहर से निकल करके आज आप नेशनल, हमारे तो सितारे हैं ही और इंटरनेशनल में चमक रहे हैं। तो कितना मुश्किल है ये सफर। मलिक साहब, अगर आसान होता तो फिर हर कोई कर लेते। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि मंज़िलें उन्हीं को मिलती हैं जो हमेशा उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि ज़िंदगी में चाहे भले ही कितना भी उतार-चढ़ाव आए, लेकिन जो अपना लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहूँ और अपना, अपने मुल्क का और अपने देश का नाम रोशन करूँ। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ वो मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से आप सामान्य रूप से थे पहले, बाद में फिर एक एक्सीडेंट, अब एक हादसा हुआ जिसकी वजह से आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और उसके बाद आज कुर्सियों के सहारे हैं आप। उसके बाद फिर खड़े हो करके नए सिरे से संघर्ष करना एक अपने आप में चैलेंज है। और खास तौर से मधुबनी जैसे शहर में, जहां मेरे ख्याल से तैरा तैरने के लिए कोई साधन नहीं होगा, फिर तैराक बनने के लिए तो बड़ी बात है। तो शुरुआत क्या आपकी मधुबनी से हुई या फिर किसी और शहर में जाना पड़ा आपको? मलिक साहब, शुरुआत जो थी वो बहुत ही कुदरती तरीके से थी। चूँकि आप मधुबनी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अक्सर सैलाब आ जाता है। और जब मैं बचपन में वहाँ था, तो इत्तेफ़ाक ऐसा है कि मेरे गाँव में 3 नदियाँ हैं। मेरा घर है, उसके बाजू में इस तरफ एक पोखर है, तालाब है।
और तीन नदी हैं अलग अलग, दो पश्चिम में है, एक पूरब में है। तो चूंकि बहुत ही कुदरती तरीके से मतलब वहां पे सैलाब अक्सर आ जाता है, तो ये हमारी दिक्कत भी है एक तरीके से, कि अगर हमको तैराकी नहीं आती है तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो वो एक मजबूरी समझ लीजिए आप, या जान बचाने के लिए समझ लीजिए, वो हर किसी को आता है वहां पे। हालांकि बचपन में स्विमिंग मुझे बचपन से ही आती थी। मेरी वालदा कहती थी कि मैं जब 2 साल का था तो वो जो पोखर है हमारे यहाँ, उसको मैं पूरा तैर लेता था जी। और पार कर लेता था। लोग ताज्जुब से देखते भी थे। जी। लेकिन उस वक़्त मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं स्विमिंग को आगे चल कर के प्रोफ़ेशनली खेलूँगा और इसी के अंदर मैं अपना करियर बनाऊँगा। जी। हालाँकि उस वक़्त मुझे मार्शल आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे जो नाना थे वो कुश्ती खेला करते थे उस वक़्त, और उस समय में वो वहाँ काफ़ी मशहूर थे कुश्ती के मामले में। जी। तो ये बैकग्राउंड था, लेकिन जैसा आपने बताया कि बिल्कुल मैं अभी कुर्सी का इस्तेमाल करता हूँ, जिसे व्हीलचेयर भी कहते हैं। और मुझे इसका इस्तेमाल करने में अभी कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये एक डिवाइस है जिसकी वजह से मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और मेरी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता हूँ। तो मुझे इसमें कोई झिझक महसूस नहीं होती है। अ, और इससे पहले बिल्कुल मैं कराटे करता था, जिसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के लिए मैं मेडल ला चुका हूँ, और कई एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप खेल चुका हूँ मैं। जी। मेरे रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी और उसके ऑपरेशन की वजह से मेरे सीने के नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज़ हो गया, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन स्विमिंग बिल्कुल उसके बाद मैंने स्विमिंग को एक फिज़ियोथेरेपी के रूप में लिया, ताकि कसरत हो चुकी, क्योंकि ये मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, तो उसके अंदर आप कसरत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आती है। एक वक़्त के बाद दवाइयाँ भी उसमें काम नहीं करती हैं। तो डॉक्टर, फिज़ियोथेरेपिस्ट ये मशवरा देते हैं कि आप एक्सरसाइज़ कीजिए, वही आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस जी। तरीके से ये जो तैराकी का है वो अ, एज़ अ एक्वा थेरेपी स्टार्ट हुआ पहले, और फिर उसके बाद में जाकर के ये आहिस्ता-आहिस्ता खेल में तब्दील हो गया। चूँकि कहते हैं ना कि अगर आप एक बार खिलाड़ी बन जाएँ तो हमेशा खिलाड़ी रहते हैं, चाहे जी। जी। वो ज़िंदगी आपको किसी भी दौर में ले जाए। तो बिल्कुल। उसी तरीके से फिर स्विमिंग स्टार्ट हो गया, और बाकी अब स्विमिंग में फिर चल रही है। ये हादसा कितनी उम्र में हुआ है? एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि चूँकि आप खिलाड़ी हैं, स्वभाव से खिलाड़ी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने खेल में ही अपने आगे की ज़िंदगी तलाशी। तो मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक तो आपके साथ ये हादसा कैसा कब हुआ? और दूसरा सवाल ये है कि आपने स्विमिंग को ही क्यों चुना? चूँकि पैरालंपिक में तो बहुत सारे गेम हैं और लोग खेलते ही हैं, तो आपने तैराकी को क्यों चुना? जी, मलिक साहब, मुझे ये मैं फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। 23 साल का था मैं, तब मुझे ये इंजरी हुई थी। और स्विमिंग को ही क्यों चुना, उसकी ये वजह है कि मतलब मैंने जैसे बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि ये कसरत इसमें जी। सबसे अच्छा होता है, एक्वा थेरेपी। तो मैं एज़ अ स्पोर्ट्स नहीं इसको चुना था, बल्कि एज़ अ फिज़ियोथेरेपी, एक्वा थेरेपी के हिसाब से मैंने इसको चुना था। जी। बाद जी। में मुझे पता चला कि इसके अंदर भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो फिर उसको जी। मैंने एज़ अ स्पोर्ट्स लिया। हालाँकि मैं स्विमिंग के अलावा भी अलग-अलग खेल व्हीलचेयर के ऊपर खेलता हूँ, जैसे कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल हो गया, व्हीलचेयर रग्बी, बिहार टीम का मैं कैप्टन रह चुका हूँ। जी। और एथलेटिक्स भी मैंने खेला है, पैरा एथलेटिक्स खेला है मैंने। लेकिन स्विमिंग चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर स्विमिंग नहीं करूँ तो जिस तरीके की बीमारी मुझे है, या जिस तरीके के मर्ज़ में मैं हूँ, उसमें कसरत ही सबसे ज़्यादा काम आती है। तो स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी बदन की कसरत हो जाती है, इसलिए मैंने स्विमिंग को ख़ास ज़ोर दिया। जी। चूँकि आप बिहार से हैं, तो पहला सवाल एक बनता ही है बिहार से कि बिहार में पैरा जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए कैसा माहौल है?
क्या वहाँ बेहतर माहौल मिल रहा है दूसरे स्टेट के मुकाबले में, या वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है दूसरे स्टेट में, या वो अपने दम पे ही खेल के आगे बढ़ रहे हैं? मलिक साहब देखिए, बिहार चूंकि एक पिछड़ा राज्य है, अ, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे अभी सुविधाएं नहीं है। अगर आप स्विमिंग की बात करें तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है सरकार की तरफ से 25 मीटर का, मोइनुल हक स्टेडियम में, अच्छा जी। जो कि वो भी पूरा एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे व्हीलचेयर वाले नहीं जा सकते हैं। तो ये एक दिक्कत तो है ही है। उसके अलावा मधुबनी या कहीं और स्विमिंग पूल तो बिल्कुल भी नहीं है। जी। एथलेटिक्स के मामले में हमारे पास पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक पटना में है, जो काफ़ी अच्छा है, मैं मानता हूँ। लेकिन चूँकि बिहार इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे 38 जिला हैं और अलग-अलग जिले में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा दिव्यांग लोग हैं वहाँ पे, डिसेबल्ड हैं। तो सबका एक जगह पे आना बहुत ही असंभव बात है, बहुत ही दिक्कत की बात है। तो ये सरकार को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि हर एक जिला में या एटलीस्ट ब्लॉक में अगर हो सके तो बहुत बेहतर होगा। इस तरीके की कोई ना कोई फैसिलिटी हो, जो अभी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक़्त में बिहार में ये चीज़ होगी। दूसरी बात रही खिलाड़ियों का, तो अभी ज़्यादातर खिलाड़ी जो अच्छे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं, अलग-अलग जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरा ले लीजिए, मैं खुद अभी आपने बताया कि गांधीनगर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सभी लोग जो भी हैं वो बाहर ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है उस तरीके की। ये तो बिहार की बातचीत थी। देश के बाकी हिस्सों में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, या कुछ स्टेट में ही सुविधाएं हैं? जैसे हरियाणा से मैं आता हूँ, रहने वाला तो मैं बिहार का हूँ, लेकिन मैं रहता पिछले 30 सालों से हरियाणा में ही हूँ, तो एक तरह से मैं हरियाणा में ही हूँ। तो वहाँ खेल का बहुत अच्छा माहौल है, हर तरह का माहौल है वहाँ पे। वहाँ इनाम राशि भी बहुत मिलती है, प्रोत्साहन भी बहुत मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी बहुत है। बाकी स्टेट में, बिहार की बात तो आपने कर दी, बाकी क्योंकि आप नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कई प्रदेशों के खिलाड़ियों के संपर्क में होंगे, आज भी जब कैंप कर रहे हैं तो आपके साथ भी कई प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे। तो बाकी देश की क्या स्थिति है, कैसा बातचीत से कैसा लगता है आपको? मलिक साहब, सभी जगह पे ऑलमोस्ट देखिए, जो केंद्र सरकार है, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है एक हिसाब से, क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से एक आम खिलाड़ी को देखा जाता है, उस तरीके से पैरा खिलाड़ी को भी देखा जाता है। जो आपने पुरस्कार राशि की बात की, तो वो वहाँ पे एक समान मिलती है। लेकिन जैसे ही राज्य पे आते हैं, तो सब राज्यों के अपने-अपने अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं। और बिल्कुल हरियाणा की आपने बात की, तो हरियाणा बहुत ही अच्छा कर रहा है। वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएँ भी हैं और उन्हें जॉब या उन्हें इनाम राशि जो मिलती है, वो भी बहुत बेहतरीन मिलती है। और उसके बाद अभी राजस्थान अच्छा कर रहा है। कुछ और प्रदेश हैं 1-2 जो अच्छा कर रहे हैं। गुजरात हो गया, गुजरात में भी अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर स्टेट में ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि मैं एक बहुत ही अचंभे वाली बात आपको बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र बहुत ही अ प्रगतिशील राज्य है। लेकिन महाराष्ट्र की जो टीम है, ख़ास करके पैरा स्विमिंग की टीम, वो अ, नेशनल चैंपियन है। उनको चैंपियनशिप उनको मिलता है, पिछले 2-3 सालों से वो लेके जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के बच्चों को ₹1 भी नहीं मिलता है इनाम राशि में, नेशनल चैंपियनशिप का। तो ये बड़ी दुःख की बात है कि जो स्टेट चैंपियन है, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए आप, वेस्ट बंगाल में भी कुछ नहीं मिलता है बच्चों को। वहाँ की बहुत बड़ी-बड़ी टीम आती है, जीतते भी हैं बच्चे, लेकिन उन्हें कोई पुरस्कार राशि नहीं मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे प्रदेश हैं। बिहार फिर भी अच्छा है, बिहार में इससे पहले तक बहुत कम राशि मिलती थी, लेकिन पिछले साल अभी जो नई सरकार आई है, तो उन्होंने अ जो हम अगर गोल्ड मेडल लाते हैं नेशनल चैंपियनशिप में, तो हमें वो 1 लाख रुपए की सम्मान राशि देते हैं। हालाँकि ये भी बहुत ही भेदभाव है, क्योंकि जो एक आम खिलाड़ी होता है, अगर कोई आम खिलाड़ी है, तो उसे 2 लाख रुपया मिलता है।
अगर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाता है तो, और अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी होता है तो उसे सिर्फ 1 लाख रुपया दिया जाता है। जी। तो मेरी ये सरकार से विनंती है, आग्रह है कि वो ये चीज़ों को ख़त्म करे, क्योंकि हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, हालाँकि उस उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके बावजूद हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं होती हैं। हमें भी सुबह-शाम ट्रेनिंग करना है, जिम करना है, डाइट फ़ॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे भी खर्चे हैं, तो इन सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हमें भी जॉब की ज़रूरत होती है। देखिए मलिक साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जैसा खिलाड़ी जी। अ, जो ये खेल खेल रहा है और अगर उसे जॉब अगर नहीं मिल रही है, हालाँकि वो बहुत सारे मेडल्स ला चुका है, और मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे पचासों, सैकड़ों खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने मेडल लाए हैं प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। उन्हें एक क्या कहते हैं, जो इनकम होनी चाहिए, जो फिक्स इनकम होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो अपने खेल पे सही तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो जी। ये एक बड़ी दिक्कत है। इस चीज़ को राज्य सरकार को सोचना चाहिए, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्य जो भी हैं भारत में, सभी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने खिलाड़ियों का ध्यान दें, क्योंकि खिलाड़ी आज के दौर में, खेल ही एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ मलिक साहब, कि जहाँ पे हर एक चीज़ में प्रगति हो रही है। आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऑन द फील्ड एक्चुअली में सीखता है। पढ़ाई में बिल्कुल सीखता है, मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर खेल में बच्चा आता है, तो टीम कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और वो लाइफ़ में कैसे आगे बढ़े, वो बहुत बड़ा सबक मिलता है खेल से। बिल्कुल। खिलाड़ी तो एक तरह से मान के चलिए कि वो एम्बेसडर होता है, किसी जिस देश का हो या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ का वो एम्बेसडर है, और उससे ही आगे के रिश्ते तय होते हैं। लेकिन जिस तरह की तकलीफें आपने बताई या परेशानी बताई, तो क्या लगता है आपको कि अ, एक नए सिरे से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और बननी चाहिए ऐसा आपको महसूस होता है, तो क्या दिव्यांग खिलाड़ियों की ओर से ऐसा कोई प्रयास या अपनी बात कही गई है किसी मंच से? बिल्कुल, बिल्कुल मलिक साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये जो भेदभाव है, यही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं। दिव्यांग वर्ड तो हमारे लिए लाइफ में बाद में जुड़ता है। अगर आप मेरी ही बात ले लीजिए, उम्र के 23-24 साल तक मैं अच्छा था। अच्छा था मतलब, सॉरी, मतलब मैं दिव्यांग नहीं था। उसके जी। बाद मैं दिव्यांग हुआ हूँ। तो उस वक़्त भी मैं खेलता था, और आज भी मैं खेल रहा हूँ। तो मैं तो एक सामान्य खिलाड़ी के जैसे ही खेल रहा हूँ, और यही समझता हूँ अपने आप को। पॉलिसी बननी चाहिए, और मैं, अगर आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद बिहार गवर्नमेंट की जो टास्क फोर्स कमिटी होती है, उसका मेंबर हूँ, और मैंने कई बार ये प्रस्ताव मैंने अपने रखा है सरकार के पास, कि आप ये चीज़ें लाइए, ये पॉइंट्स है। बहुत सारे ईमेल्स मैंने लिखे हैं, मीटिंग्स में मैंने बताया है कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके की अ, सहूलत होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, हमारी जो इनाम राशि है, वो कैसे होनी चाहिए, हमारी जॉब में कितनी परसेंट रिज़र्वेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बताया है। अ, उम्मीद है कि बिहार सरकार ख़ास करके इसके ऊपर तवज्जो दे। मैं चूँकि पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई का भी अ, फाउंडर रह चुका हूँ, बानी रह चुका हूँ, और मेरा ज़्यादातर टाइम मुंबई में गया है। तो मैं महाराष्ट्र में भी इस चीज़ के लिए पहल कर रहा हूँ, और मैंने किया है। उस वक़्त मुझे याद है जब विनोद तावड़े जी 2014-15 में वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो हमने हमारी कमिटी के साथ में उन्हें प्रस्ताव दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर भी आप स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएँ, जिसमें हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए, और उनके लिए भी इनाम राशि हो, उनके जॉब के लिए हो। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार तवज्जो दे, और हमारे जो
दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको भी सामान्य खिलाड़ी की तरीके से वो व्यवहार करें। सहूलियत मिले। देखिए, अपने देश का ये स्वभाव है कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा गेम होता है, तब हम जो है अपनी ज़मीन तलाशते हैं। जैसे अभी फीफा हुआ तो हम कहने लगे कि भाई हिंदुस्तान यहाँ कहाँ है। जब एशियन गेम हो तो फिर हमें याद आती है कि भाई खेल के को और सुधारने की ज़रूरत है। ओलंपिक हो तो हमारे जब खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, तब हमें खेल का होश आता है कि हमको और बेहतर करना है। चूंकि मैं भी ऐसा मानता हूं कि दिव्यांग जो ठीक है, शारीरिक रूप से उनमें कुछ कमियां हैं जरूर, लेकिन वो स्वभाव से खिलाड़ी हैं और जीतने का मादा उनका भी वैसे ही जैसे एक सामान्य खिलाड़ी का होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या खेल पॉलिसी की नजरिए से देखा जाए तो नए नए खिलाड़ियों को खोजने के लिए अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग योजनाएं हैं। दिव्यांगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खेलना चाहते हैं, शुरुआत से ही, बचपन से ही खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अब तो दीपा मलिक जैसे लोगों को देखिए, जब वो जीत के आती हैं तो पैसे की बारिश तो होती है, बड़े सम्मान भी मिलते हैं उनको, नए ऑफर भी मिलते हैं नौकरियों के। तो यानी कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, ये अच्छा मौका है। पर नीचे से खिलाड़ी ऊपर कैसे आए, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि किस तरह से उसको, आप जैसे खिलाड़ियों को आप बाहर निकालने के लिए सोचना चाहिए? मलिक साहब, ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और मैं ऑलमोस्ट मेरे जितने भी शोज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं उसमें ये कहता हूँ और आपकी जो प्लेटफ़ॉर्म है आवाज़, उसके माध्यम से भी मैं ये लोगों से और सरकार से, ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पैरा एथलीट्स को वो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। मैं एक अच्छी बात ये कहना चाहूँगा कि जब से मोदी जी आए हैं, आई मीन उन्होंने अलग चीज़ों की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन खेल के मामले में वो दिव्यांग खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बहुत बढ़ाते हैं। आप देखिएगा कि जैसे ही हमारे खिलाड़ी पैरालंपिक्स 2021 में टोक्यो में जीत रहे थे, तो उन सबको कॉल जाता है उनका पर्सनली। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वो ये चीज़ को शुरुआती स्कूल लेवल से, प्राइमरी स्कूल से अगर लागू करें, तो बहुत अच्छा होगा। मैं मानता हूँ कि अगर जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, अगर वहाँ से ही उनको खेलने का मौका मिले, जिस तरीके से एबल बॉडी एथलीट के स्कूल गेम्स होते हैं, उनकी स्कूल चैंपियनशिप होती है, खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगर दिव्यांग बच्चों को या दिव्यांग खिलाड़ियों को इंक्लूड किया जाए उनको, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 साल में जो दिव्यांग खिलाड़ी को लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं, वो उनको सम्मान देंगे। क्योंकि अगर आप देखें, पिछले एशियन गेम्स में भी एशियन पैरा गेम्स में सामान्य खिलाड़ियों के बनिस्बत जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके ज़्यादा मेडल आए हैं। अगर बिल्कुल। आप टोक्यो 2020 की भी बात कर लें, तो हम्म। वहाँ पे भी अ, सामान्य खिलाड़ी के बनिस्बत हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं, उनको ज़्यादा मेडल आए हैं। बिल्कुल। जेवलिन में भी आया था गोल्ड। हाँ, नीरज, बिल्कुल, हाँ, जब नीरज। हमारे पास मैं तो एक साफ लफ्ज़ में कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी बिज़नेसमैन हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। हम्म। तो जब देख रहे हैं, ये आम सरकार सभी राज्य सरकार के लिए भी है, कि जब आप देख रहे हैं कि आपके जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं उसी स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक होता है, वहीं पे टोक्यो पैरालंपिक होता है। अभी भी जो एशियन गेम्स होने वाला है, वहीं पे हमारा एशियन पैरा गेम्स भी होगा। जी। सेम जगह, सेम चीज़, सेम प्लेटफ़ॉर्म है। तो बिल्कुल। आप हमारे अंदर क्यों नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? आप दिव्यांग खिलाड़ियों पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, आपको हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिलेगा। जी, जी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा मलिक साहब के आने वाले 10 सालों में भारत में जो पैरा स्पोर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। खेल क्रिकेट के बाद अगर भारत में सबसे ज़्यादा कोई अगर स्पोर्ट्स ग्रो करेगा, तो वो है पैरा स्पोर्ट्स। मुझे कॉर्पोरेट से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सीएसआर फंड है वो दिव्यांग खिलाड़ियों में लगाएँ। हमारी जो नेशनल पैरालंपिक कमिटी है उनसे जुड़ें और उसके बाद आप देखिए हमारा देश पूरे विश्व में लहराएगा, हमारे खिलाड़ी पूरे विश्व में अपना परचम लहराएँगे। देखिए, हर खेल का एक स्पेशल कोच होता है,
और जैसे दूसरे गेमों में अलग अलग गेम्स होते हैं, उसी तरह से आप में भी हैं, और उनके भी अलग अलग कोच होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्या हमारे यहाँ, ये पहला सवाल इससे जो कोच से जुड़ा हुआ, कि क्या हमारे यहाँ उस लेवल के कोच हैं? एक, क्या हमारे देश में विदेश से ऐसे कोच मंगाने का कोई प्रावधान है? देखिए, अभी फिलहाल हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड कोचेस तो नहीं है पैरा के लिए, लेकिन आई एम श्योर ये हो सकता है, मंगा सकते हैं, क्योंकि जो आम खिलाड़ी हैं जनरल स्पोर्ट्स के लिए, उसमें जैसे मैं स्विमिंग की ही बात कर लूं, तो स्विमिंग में हमारे पास जो हमारे एबल बॉडी के एथलीट है, उनके लिए उनका स्ट्रोक कोच अलग होता है, उनके टेक्निक कोच अलग हैं, उनके पास अलग अलग फॉरेन के कोच भी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारे पास कोई फॉरेन के कोचेस नहीं है, या फिर हम हमारा अभी तक हमारी फॉरेन में जाकर के कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जी। अगर आप देखें जैसे कि हमारे जो स्विमर्स हैं या फिर हमारे एथलीट्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो हम्म। वो ज़्यादातर टाइम वो बाहर में ट्रेनिंग करते हैं, अभी भी वो बाहर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाहर। हम्म। तो तो उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों में अभी भी बहुत कम लोग, बहुत ही कुछ जो उँगलियों पे आप गिन सकते हैं, उतने ही लोग हैं जिनको ये सुविधा मिलती है और वो बाहर जाकर के खेलते हैं। लेकिन हम्म। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ पे 1.4 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है हमारी, और हम्म। इसके 3% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है। अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, तो वो बहुत ज़्यादा भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और विश्व पटल पे भारत का बहुत नाम होगा। अभी एशियन गेम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बात एशियन गेम्स की भी कर रहे हैं, कि हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि स्विमिंग में कितना आएगा, एथलेटिक्स में कितना आएगा, क्या मतलब किस तरह की तैयारी है, जरा देशवासियों को बताइए, कि हम लोग भी जश्न मनाने के लिए तैयार रहें। और कब से शुरू हो रहा बिल्कुल, है ये भी बिल्कुल। लोगों को? एशियन गेम्स तो अक्टूबर 2023 में होने वाला है, चाइना में। अभी वहाँ की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है, बट जी। फिर भी हम हालाँकि ये 2022 में ही होने वाला था, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन्ड हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में ये अच्छा हो सब कुछ। पिछली 2018 में जो हमारे मेडल्स आए थे, वो 72 मेडल्स आए थे। उस वक़्त जी। हम लोग 104 लोग गए थे खेलने के लिए। जी। इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी तकरीबन 300 खिलाड़ी जाएँगे पैरा के, जी। क्योंकि हमारा कोटा ज़्यादा है, इस बार हमारे खिलाड़ी नंबर बढ़ चुके हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि 100 गए थे तो हम 72 मेडल लाए थे। तो हम्म। 300 जाएँगे तो तकरीबन 200 के ऊपर मेडल हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। झंडा झंडा गाड़ के आएंगे इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग माने कि हम लोग आपके हाथ में भी गोल्ड देखें, गले में गोल्ड देखें? बिल्कुल, आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है और हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार, हमारे कोचेज़ और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं, वो भी हमारा सहयोग इस तरीके से बनाए रहें, और हम लोग अपने भारत देश के लिए मेडल जीत कर के लाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। जब बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके बात करना चाह रहा हूँ, कि एक तो दिव्यांगता, वैसे ही सामान्य लोग जो है, बहुत लोग ऐसे जो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। दूसरी बात, आप मुसलमान हैं, तो कहीं कोई इस तरह से कोई परेशानी होती है क्या खेल में, या कुछ किसी और वजह से ऐसा? क्या एक मुसलमान भी हैं आप, और दिव्यांग भी हैं, ऐसा कहीं कोई ऐसा दिखता है क्या आपको, कहीं कोई परेशानी कभी आई हो? नहीं, मलिक साहब, ऐसा मुझे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे ज़्यादातर दोस्त नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता है, हम लोग सब मिल-जुल करके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है अभी। हाँ, अगर इसी चीज़ को अगर आप पॉलिटिक्स के मामले में लें, तो बिल्कुल फिर दिक्कत आती है। हम्म। खिलाड़ियों में, हमारे कोचेज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद है एक वाक़या, 2018 का वाक़या है। अ बिहार में जो बिहार सरकार खेल सम्मान देती है, तो 2018 या 2019 की बात है, उस वक़्त जब मुझे खेल सम्मान मिल रहा था, जी। तो चूँकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तो बिहार सरकार का ऐसा है कि वो 2 लाख रुपया देते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अगर आप
प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो मुझे सिर्फ 50,000 रुपया दिया गया था। तो जिस बात का मैंने विरोध किया था और उस वक़्त वहाँ के जो खेल मंत्री थे, प्रमोद कुमार जी थे जी। भाजपा के, तो उन्होंने ये सवाल उठाया था और ये कहा था कि पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। उन्होंने ये मुझे कहा था और उन्होंने कहा था कि नहीं ये किसी पार्टी के चक्कर में आकर के ऐसा बोल रहा है, जबकि हालाँकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हुँ, हुँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मतलब आप जिस तरीके से एक किसी और खिलाड़ी को दे रहे हैं, तो उसी तरीके से आप मुझे भी दीजिए जो सम्मान राशि है और मैंने इसलिए विरोध किया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है हमारे एक दोस्त हैं शरद कुमार जी जो पैरा अ, एथलीट हैं, पैरा हाई जंपर हैं। उन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जी, उन्हें 2 लाख रुपया दिया गया था। जी, तो मैंने उनसे कहा कि जब इनको आप 2 लाख रुपया दे रहे हो, तो मुझे 2 लाख रुपया देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं भी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पार्टिसिपेट किया हूँ, हक तो जी, मेरा भी बनता है। तो इसलिए मैंने किया था और मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं किया था, वहाँ पे मेरे साथ में एक और लड़की थी अर्चना कुमारी जो बिहार की ही है, उन्होंने भी एशियन पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उनके लिए भी ये आवाज़ उठाया था। तो उस वक़्त उन्होंने ये थोड़ा-सा बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके अलावा कभी मतलब हम खिलाड़ियों में या जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ मुझे इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं दिखती है। अच्छा, मैं चूँकि अब बातचीत लंबी हो, आपको शायद जाना भी है जी, जी। मसला जी। मैं 2 एक छोटी बातें और करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप मोटिवेटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी करते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप एक खिलाड़ी के साथ-साथ जो है इंजीनियर के साथ-साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो ये तजुर्बा आपका कैसा है? ये आपने ऐसे कैसे सीखा या वो करने का कैसे विचार आया? अ, ये थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, बट चूँकि थोड़ी जल्दी में हूँ अभी, तो मैं ये हुँ, कहना चाहूँगा कि ये तजुर्बा बहुत अच्छा है। मेरा हुँ, मानना ये है कि अगर आपकी वजह से कोई बदलाव आता है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर कीजिए और चूँकि दिव्यांगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटीज़ बहुत बड़ा इश्यू है और ये पूरा एक अलग टॉपिक है, जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबके लिए और हम सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चीज़ के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शम्स आलम साहब और उम्मीद है कि हम लोग बाकी की बातचीत फिर अगले दौर में करेंगे। और ये थे ज़रूर। शम्स आलम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार हमें एक पूरा बंच मिलेगा इनके साथ हमें सोने के इसका मेडल का। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।